स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 की स्पर्श बुक के गद्य खंड में दिए गए पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हमने जाना कि बचेंद्री पाल है जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। उन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट को नेपाल से देखा था। नेपाली लोग वहाँ पर एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। एवरेस्ट पर उन्हें एक सफ़ेद रंग का ध्वज दिखाई दिया। वास्तव में वह ध्वज नहीं था, वह तो तेज़ हवा के चलने से बर्फ़ के उड़ने से बना हुआ दृश्य था। बचेंद्री पाल कह रही है कि वहाँ का मौसम बहुत ख़राब था। हिम संकलन के कारण जो शेरपा कुली थे उनकी मृत्यु का समाचार आया। सुनने में आया कि कई लोग घायल भी हो चुके हैं। जो शेरपा हैं वो हैं जो पहाड़ी एरिए में रहने वाली एक जाति है जो पहाड़ों पर आती जाती रहती है। उन्हें शेरपा कहा जाता है। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। कर्नल खुल्लर हैं जो वो उनके अग्रिम दल के नेता हैं। उपनेता प्रेमचंद हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि आड़ी तिरछी जो रास्ते हैं उनको कैसे साफ़ करना है, कैसे उन्हें चिन्हित करना है। तो आगे आज हम पार्ट 2 में जानेंगे कि बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु का समाचार मिला। कारण था जलवायु परिवर्तन के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। बचेंद्री हैं जो इस पाठ की लेखिका हैं, वो कह रही हैं कि एवरेस्ट को उसने 2 बार देखा था, लेकिन आज उसने देखा तो उसका नज़ारा अलग ही था। आज जो टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ थी वहाँ पर बह रही थी बर्फ़ के पिघलने से। हिमपात होने से क्या था, बर्फ़ के टुकड़े हो रहे थे। अव्यवस्थित रूप से बर्फ़ थी जो वो गिर रही थी। चट्टानें पिघल रही थी और बड़ी बड़ी दरारें पैदा हो रही थी। बड़ा ही खतरनाक दृश्य था। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और उस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में यानी कि एक बड़े खड्डे में बदल जाना बहुत ही डरावना था। यानी सुनने में ही बड़ा डरावना था। जो इसको देखता था तो उसका क्या हाल होता होगा। इससे भी ज़्यादा जो भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। यानी कि वहाँ पर मौसम इतना ख़राब था कि बड़ी ख़तरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता था। दूसरे दिन क्या था, जो मीनू मेहता थी उन्होंने हमें बताया कि जो एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ हैं उनसे हम टेम्परेरी पुल कैसे बना सकते हैं, रस्सियों को कैसे बांधा जा सकता है, उनको प्रयोग किया जा सकता है। बर्फ़ की आड़ी तिरछी जो दीवारें हैं उन पर रस्सियों को कैसे बांधकर आगे जाया जा सकता है। और साथ ही उन्होंने हमें अभियांत्रिक कार्यों यानी तकनीकी कार्यों के बारे में जानकारी दी। तीसरे दिन क्या था, हम हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का प्रयास करने के लिए हमें बोला गया। तो रीता गोबू उसके साथ थी, बचेंद्री पाल दोनों जा रही थी। दोनों के पास एक वॉकी टॉकी था यानी कि बात करने के लिए एक माध्यम था जिसके ज़रिए वो बात करते थे, टेलीफोन की तरह, जिससे हम अपने हर एक कदम की जानकारी थी जो वो बेस कैंप में कर्नल खुल्लर को दे रहे थे। कर्नल खुल्लर को बहुत खुशी हुई जब हम वहाँ पहुँच गए। कैंप में पहुँचे हम 2 महिलाएं थी जो सबसे पहले वहाँ पहुँची थी। अंग दोरजी लोबसांग और गगन बिस्सा साउथ पोल पहुंच गए थे। 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। यानी कि अब हमने कैंप नंबर 4 लगा लिया था। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी तो तेंजिन अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ वहाँ आए थे।
उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया था कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं एक नौसिखिया हूँ। नौसिखिया मतलब अभी अभी सीखने वाला, नया सीखने वाला हूँ। एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है, यानी कि मैं पहली बार वहाँ जा रही हूँ। तेंजिन ने हंसकर मुझसे कहा, एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुँचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने मुझे तसल्ली बताते हुए कहा कि तुम एक पर्वतीय लड़की हो और मुझे विश्वास है कि तुम एक ही प्रयास में उस ऊंचाई पर पहुंच जाओगी। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के तंबू कैंप नंबर 3 में थी, यानी कि अब 3 नंबर कैंप में पहुंच चुके थे। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोबसांग तशा रिंग मेरे तंबू में थे, एंडी शोरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। बता रही है कि उनके साथ साथ कौन था। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। वो कह रही है कि वो सोई हुई थी, 12:30 बजे थे रात के। तो किसी सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। तो मैंने देखा कि एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ है। उसे लगा कि कोई ठंडी मजबूत चीज़ उसके शरीर पर से होती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? वो कह रही है कि पता नहीं चल रहा था। एक लंबा बर्फ़ का पिंड यानी टुकड़ा हमारे कैंप के ठीक ऊपर लहोत्से ग्लेशियर से टूटकर आ गया था। लहोत्से ग्लेशियर था, वहाँ से टूटकर नीचे आ गिरा था। उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों, बर्फ़ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज़ गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। वो कह रही है कि जब बर्फ़ का टुकड़ा हमारे कैंप से होता हुआ नीचे गया तो सब कुछ तहस नहस कर गया, लेकिन भगवान का शुक्र है कि किसी की मौत नहीं हुई। लोबसांग अपनी सिवस छुरी यानी तीखी छुरी लेकर उसकी मदद से तंबू का रास्ता साफ करने लगे। तुरंत अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश की गई। थोड़ी सी देर हो जाती तो हो सकता था कि मृत्यु हो जाती। बड़े बड़े पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे इस बर्फ़ की कब्र से बाहर निकाला। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूटी थी उसे एक खुद के बनाए हुए स्ट्रक्चर पर लिटाकर वापस भेजा गया। कर्नल खुल्लर ने कहा कि यह ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त और साहसिक कार्य है। यह सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों तथा टूटी हड्डियों के कारण बेस कैंप में वापस भेजना पड़ा। कर्नल खुल्लर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम भयभीत हो? तो मैंने कहा हाँ। वापस जाना चाहोगी? तो मैंने कहा नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। आशा है कि इतना चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। बाकी काम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।